Hello guys, in this chapter we are going to talk about rotational motion. ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक पेन लो, एक पेपर लो, हाथ में रखो और मैं इस पूरे लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत कम चीज़ें स्लाइड्स पे लिखी हुई हैं. सो बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो स्लाइड्स पे नहीं है, तो यू हैव टू राइट डाउन ऑन द पेपर पे आपको लिखनी है. सो पेन पेपर हैंडी रखो, पॉज करो और पेन पेपर ले लो. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन. लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी सर्कुलर मोशन के बारे में. व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? तो बेसिकली सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस ये होता है कि अर्थ सन के अराउंड जो करती है दैट इज रोटेशनल मोशन, और अर्थ खुद के अराउंड जो करती है दैट इज सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन. सो हम अब रोटेशनल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं. बेसिकली सर्कुलर मोशन में द पैरामीटर्स द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड. सर्कुलर मोशन जब ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, उसके पैरामीटर्स और उसके डायमेंशंस के बारे में हम केयर नहीं करते. लेकिन रोटेशनल मोशन के बारे में हम जब बात करना शुरू कर देते हैं तो रोटेशनल मोशन में हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस कंसिडर करते हैं. रादर रोटेशनल मोशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस, शेप, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी. ये सब पे डिपेंडेंट होता है. सो रोटेशनल मोशन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं आप लोगों. अब सबसे पहले हम जो एंगुलर पैरामीटर्स देखे हम उनके बारे में बात करते हैं. मैं जैसे आपको एनालॉजी बिटवीन द एंगुलर पैरामीटर्स एंड लीनियर पैरामीटर्स के बारे में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. देखो याद रखना 11th और 12th में काइनेमेटिक्स, टू बी प्रिसाइज मैकेनिक्स में हम कौन कौन सी मोशंस पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हमने देखी रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें दो रेक्टिलिनियर मोशन देखी, टू बी प्रिसाइज लीनियर मोशन देखी, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे, एक 1D मोशन, एक 2D मोशन. उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन की बात करना शुरू कर दिया. बेसिकली सर्कुलर मोशन इज प्रिसाइज एक छोटा सा टाइप है रोटेशनल मोशन का. सो रोटेशनल मोशन हम बेसिकली देखते हैं. और तीसरे टाइप की मोशन देखते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन. ये वाली जो मोशन है, ये वाली मोशन भी हम इस 2 ईयर्स में पढ़ते हैं. सो मैकेनिक्स में हम बेसिकली 4 टाइप्स की, वैसे देखा जाए तो मोशन के बारे में बात करते हैं. पहली मोशन होती है लीनियर मोशन, दूसरी मोशन होती है सर्कुलर मोशन, तीसरी मोशन रोटेशनल मोशन और चौथी मोशन ऑसिलेटरी मोशन. वाइब्रेशंस भी उसके अंडर ही आते हैं. तो ये सारी मोशंस जो होती हैं, ये सारी मोशंस हम इसमें देखते हैं. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर पैरामीटर्स लगने वाले हैं, तो हम एंगुलर पैरामीटर्स देख चुके हैं, तो हम थोड़ी सी एनालॉजी लगाएंगे लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स में, सो दैट यू विल इट इज गोइंग टू बी इजी टू रिमेंबर. ठीक है. सो ये है लीनियर पैरामीटर, लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे, और ये राइट साइड में एंगुलर पैरामीटर्स. सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है s, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा. लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पे और एक चीज बताऊंगा मैं, लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट ds बाय dt होता है. रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आपको एंगुलर वेलोसिटी दे देता है. उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसके बाद लीनियर मोमेंटम होता है. लीनियर मोमेंटम मीन्स m इंटू वी, यानी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो उसकी जो मोशन होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो लीनियर मोमेंटम में. वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम मेजर की जाती है, एंगुलर मोमेंटम मेजर की जाती है. mv मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे i ओमेगा, i मीन्स बेसिकली ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. अभी के लिए याद रखो I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ पे हम अगर एनालॉगस बता रहे हैं तो लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है. तो लीनियर मोशन जब हो रही होती है तब हम मास के बारे में बात करते हैं. तो ऑब्वियसली एंगुलर मोशन हो रही है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं. यानी लीनियर मोमेंटम में जो मास का काम है वही एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है. लेकिन ये बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है. फोर्स भी होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको लीनियरली डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स, विच इज नथिंग बट m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. वैसे ही टॉर्क होता है एंगुलर मोशन में, यानी जब कभी भी मुझे एंगुलर मोशन करवानी होती है ऑब्जेक्ट में तो मेरे पास टॉर्क होना चाहिए, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन और एक फॉर्मूला है उसमें
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये यहाँ पे होता है एस। एस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट हियर, एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द एंगल ऑफ सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आई अल्फा मीन्स यहाँ पे m इंटू ए है, यहाँ पे I इंटू अल्फा है। I इंटू अल्फा मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी देखो m है यहाँ पे एंड लीनियर एक्सेलरेशन, सो मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा लीनियर पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर्स। वैसे ही लीनियर मोमेंट लीनियर जो मोशन थी उसमें हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस प्रूव किए थे। यहाँ पे एंगुलर मोशन में भी हमें इक्वेशंस प्रूव करना पॉसिबल होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली देता हूँ इक्वेशंस, प्रूफ उसका जरूरी नहीं है। सो उसके पैरामीटर्स ये होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर एंगुलर और रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो मीन्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू अल्फा इंटू टी। आप अगर ठीक से देखोगे तो ये पैरामीटर्स जो होते हैं, इन सारे पैरामीटर्स में, इन सारे मोशन में, सारे इक्वेशंस में एक चीज है जो दोनों के लिए कॉमन है, विच इज एब्सोल्यूट, विच इज नथिंग बट टाइम। टाइम जो है वो सबके लिए कॉमन है, यहाँ पे भी वही टाइम है, यहाँ पे भी वही टाइम है, यहाँ पे भी वही टाइम है, यहाँ पे भी, सो सारी टाइम्स यहाँ पे हैं। सो ये जो है ये बेसिक है एंगुलर मोशन के, जो आपको लगने वाले हैं व्हेन वी आर गोइंग डीपर इनटू द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जैसे हम डीपर जाना शुरू कर देंगे वैसे वैसे हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द रोटेशनल मोशन में। हमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला पार्ट रह गया। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर पैरामीटर्स एंड लीनियर पैरामीटर्स दिया हुआ है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड अल्फा इज सॉरी ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये ए है, ठीक है, ये ए है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये वाली चीजें हमें पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। अब देखो, कंसिडर करके चलो, रिमेंबर, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोल हो रहा है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोल हो रहा है, ठीक है। यानी सपोज आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का जो भी पहिया होता है, आपका जो भी टायर है वो रोल हो रहा है। अगर वो टायर रोल हो रहा है तो हम कहते हैं कि यार उसकी जो स्पीड है ना, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो तो पहिया रोल हो रहा है। रोल अगर हो रहा है तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इन द होल बॉडी इज रोटेटिंग। अगर ईच एंड एवरी पॉइंट रोटेट हो रहा है तो हमने जब ये पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो वहाँ पे एंगुलर पैरामीटर जब हम पढ़ रहे थे, तो अगर एक ही बॉडी है उसका, वो अगर रोटेट हो रही है तो उसमें हर पॉइंट के लीनियर पैरामीटर अलग अलग होते हैं। अगर उसके लीनियर पैरामीटर, यानी आप अगर पहिया कंसिडर करके चलो, यानी फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पार्ट करके देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर मैं एक टायर कंसिडर करता हूँ, ये टायर गोल टायर है। अब इस गोल टायर में यहाँ पे सेंटर है उसका, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने और यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ये जो तीनों पॉइंट है उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ओमेगा सेम होगी, लेकिन सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। गेटिंग द पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो जब भी आपका पहिया गोल गोल घूम रहा है, आप कहते हो कि 20 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है, तो आप किसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि हर पॉइंट जो है वो अलग लीनियर स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। जब कभी भी ऑब्जेक्ट रोल हो रहा होता है तो उस टाइम पे ईच एंड एवरी पॉइंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, उसको एंगुलर मोशन भी है और उसको लीनियर मोशन भी है। दैट इज व्हाट बाय रोलिंग मोशन। उसे क्या कहा जाता है? रोलिंग मोशन। तो ऑब्जेक्ट गोल गोल भी घूम रहा है और ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो इस वक्त सारे पैरामीटर, सारे पॉइंट जो है, सारे बॉडी के पॉइंट जो है, सारे के सारे पॉइंट्स गोल भी घूम रहे हैं और ट्रांसलेट भी हो रहा है। लेकिन उस पूरी बॉडी में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है कि जो सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है। दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। ये एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन के एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। रोलिंग मोशन में एक ही पैरामीटर है जो रोलिंग मोशन में आप ठीक से देखोगे तो रोलिंग मोशन जब हो रही है तो सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं एंड ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर जो है, वो सेंटर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेट तो हो ही नहीं रहा है। वो समझ में आ रही है बात?
गेटिंग द पॉइंट। आप कोई भी डिस्क ले लो, डिस्क को गोल घुमाने की कोशिश करो, पूरी की पूरी डिस्क के हर एक पॉइंट जो है, हर पॉइंट गोल 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 घूमता है, लेकिन सेंटर जो होता है उसका, दैट सेंटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो गोल घूमता नहीं है। वो जो सेंटर होता है, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? सो द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। यानी सपोज आपने एक रॉड लिया, रॉड को गोल घुमाते हुए ऊपर फेंक दिया, ठीक है, यानी ये एक रॉड है, इसको आपने गोल घुमाते हुए ऊपर फेंक दिया, गोल घुमाते हुए ऊपर फेंक दिया, तो ये गोल जो घूम रहा है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड गोल घूम रहा है। वो एक्सिस कहां से जाता है? दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। वो बेसिकली दैट एक्सिस नहीं, वो एक्सिस जिस पॉइंट में से जा रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास जो है, इट्स सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड बोला है। सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब आप अगर डिस्क की कंसिडर करें तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे होता है। लेकिन रिंग अगर कंसिडर करोगे तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रिंग। लेकिन सर सेंटर ऑफ द रिंग पे रिंग का कोई भी पार्ट नहीं है, मास ही नहीं है सेंटर ऑफ रिंग पे, क्योंकि रिंग तो गोल होती है। अगर रिंग गोल है, ठीक है ना, और उसके सेंटर पे आप सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे तो मास ही नहीं है, तो आप सेंटर ऑफ मास कैसे कंसीडर कर रहे हो? सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। नेसेसरी नहीं है कि वो बॉडी पे हो। गेटिंग द पॉइंट? नेसेसरी नहीं है कि वो बॉडी पे हो, कहीं पे भी हो सकता है। मुद्दा ये है कि उस बॉडी के अराउंड, सॉरी, उस पॉइंट के अराउंड द होल मास ऑफ द बॉडी रोटेट्स व्हेन इट इज फ्रीली रोटेटेड। जब फ्रीली रोटेट होने की कोशिश करती है, उस पॉइंट के अराउंड वो बॉडी रोटेट करती है, ठीक है। सो ये होता है सेंटर ऑफ मास। नाउ कंसीडर करके चलो कि तीन बॉडीज हैं, तीन मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, m1 m2 m3, तीन मासेस हैं। अब इन तीन मासेस का मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये तीन बॉडी हैं, ये एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, तीन पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। और जब कभी भी लोकेशन का मेंशन होता है, मुझे सबसे पहले कौन दिमाग में आता है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार कर ली। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करने के बाद इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से m1 का लोकेशन r1 है, m2 का लोकेशन r2 है एंड m3 का लोकेशन r3 है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थ्री मास सिस्टम, ये थ्री मास सिस्टम है। तो इस थ्री मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड आउट किया जाता है r बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आई बात? गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। कभी कभी सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी कहा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास यानी वहां पे अगर मैं बॉडी को पकड़ लेता हूं तो पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। रॉड को आपको अगर एक पॉइंट पे बैलेंस करना है तो आप कैसे करते हो? तो उसके सेंटर को पकड़ते हो। डिस्क को अगर करना है तो कैसे करते हो? उसके सेंटर पे करते हो। हाइपोथेटिकली अगर आपको रिंग को ये करना है, बैलेंस करना है, तो आप कैसे करते हो? उसकी सेंटर को पकड़ के, हाइपोथेटिकली उसके सेंटर को पकड़ के। यानी अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं कंसीडर करके चलूं कि इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ठीक है, समझ लो ठीक से, ये m1 मास है, ये m2 मास है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो r विल बी इक्वल टू m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड m3 r3 तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए बाजू में रख देते हैं। तो क्या रहेगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये m1 मास और m2 मास दोनों सेम है तो क्या होगा? ये m1 और ये m2, ये दोनों m है तो कॉमन निकल जाएंगे। नीचे m1 प्लस m2 है, सो 2m मिल जाएगा मुझे। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? मुझे m ब्रैकेट में r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m। तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा कौन? r1 प्लस r2 अपॉन 2। इसका मतलब अगर दो मास हैं m1 और m2, दोनों का मास अगर सेम है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर होगा। ये मुझे यहां से पता चला इस फॉर्मूला के हिसाब से। सो इस फॉर्मूला को आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग, ओके। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर n मास सिस्टम है, बहुत सारे मास, डिस्क्रीट मास है, पॉइंट मासेस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। सो सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, तो बहुत हर एक पॉइंट मास
उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डिवाइडेड बाय दैट पॉइंट मास, यानी सारे पॉइंट मास और उनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय ऑल द मासेस। ये मुझे क्या देता है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन ओरिजिन। ये वाला ओरिजिन जो होता है, इस ओरिजिन के हिसाब से वो कहां पे है, ये देता है मुझे। अब यहाँ पे जो हमने अभी प्रूव किया था कि अगर m1 इज इक्वल टू m2 बन जाता है तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2 बन जाता है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, ठीक है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम अगर है तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में बहुत सारे मास एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे मास एलिमेंट्स और उन सारे मास एलिमेंट का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जहां पे आपने अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ के रखी है, तो उसके हिसाब से आप फाइंड आउट करो तो आपको मिल जाता है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के एग्जांपल्स देखेंगे तब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला है, तो दोनों फॉर्मूला से हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम यानी कौन कौन सी मास सिस्टम होती है उसमें, रॉड, रिंग, डिस्क, स्पीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैं बहुत बार बता रहा हूँ आपको कि आर बार इज द बेसिकली लोकेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, यानी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ओरिजिन। लेकिन और एक चीज है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पुट कर रहे हैं ना, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह बदल देता हूं, यानी अगर अभी यहां पे है तो अगर मैं यहां पे कर देता हूं तो क्या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो जाएगा? तो फिजिकल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स ऑलवेज सेम, यानी इन तीनों का अगर सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे आता है तो उसका फिजिकल लोकेशन यहां पे होगा। हाँ, आर बार की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, आर बार की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका फिजिकल लोकेशन वही रहेगा, फिजिकल लोकेशन चेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट द थिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इसकी वजह से ये अच्छी बात हो जाती है कि अब मैं मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से रखूंगा। जो एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से रखा है, यानी एग्जैक्टली कैसे। नेक्स्ट, सो कंसिडर करके चलो द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मींस CO, एक कार्बन का एटम होगा, एक ऑक्सीजन का एटम होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बन मोनोऑक्साइड सिस्टम इज 1.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। आपको पता है एंगस्ट्रॉम यूनिट मींस 10 to the power -10 मीटर्स। सो एंगस्ट्रॉम यूनिट। गिवन मास ऑफ द कार्बन एटम इज 12 AMU. AMU means atomic mass unit. So given mass of the carbon atom is 12 AMU and mass of oxygen is 16 AMU. Calculate the position of the center of mass of the carbon monoxide molecule. अब कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड के एक एटम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। सो अभी हम कंसीडर करके चलते हैं, रादर हम हमेशा कंसीडर करके चलते हैं कि एटम इज स्पेरिकल, यानी पॉइंट मास है, पॉइंट होता है, ठीक है ना, पॉइंट इज स्फीयर। सो मेरे पास एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, कार्बन का एटम C है, ऑक्सीजन का एटम O है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है मुझे, तो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम पुट करनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां पे पुट कर सकता हूं? कहीं पे भी पुट कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक आइडिया किया, मैंने क्या किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मैंने ऐसे पुट कर दी, यानी कार्बन जो है वो एटम ओरिजिन पे ही आए, ऐसे पुट कर दिया, और ऑक्सीजन एटम जो है वो मेरे एक्स एक्सिस पे आए, इसके हिसाब से मैंने पूरी की पूरी सिस्टम पुट अप कर ली, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब होगा ये कि अब मुझे पता है कि m1 इज इक्वल टू 12 AMU, m2 इज इक्वल टू 16 AMU, r1 मीन्स लोकेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन का मास जो है उसका लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है? 0, क्योंकि ओरिजिन पे ही तो है। सो उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 0 है। वैसे ही जो ऑक्सीजन एटम है उसका x कोऑर्डिनेट 1.1 है, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में डिस्टेंस कितना है? 1.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो R2 जो है उसका x कोऑर्डिनेट है 1.1 और y कोऑर्डिनेट 0, मैंने उसके हिसाब से उसको पुट अप किया हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? सो इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी है? 1.1 I प्लस 0 J। ये फायदा हुआ मेरा। अब बस मुझे क्या करना है, इसको यहां पे पुट करना है। आई विल नॉट गो इनटू द कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू रख दो, ठीक है, M1 की वैल्यू रख दो, M2 की वैल्यू रख दो। M1 मेरे पास है 12 AMU, M2 की वैल्यू 16 AMU,
दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं, दोनों वैल्यूज अगर मेरे पास है तो m1 m2 की वैल्यू रख दो, r1 r2 की वैल्यू रख दो, इस पूरे में रख दो एंड देन फाइंड द वैल्यू। आपको मिलेगा 1.6 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और एक्चुअली यहाँ पे I चाहिए, I इसका मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू बॉडीज है वो कहाँ पे होगा, 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। J तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, J यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी उसका लोकेशन तो दूसरी तरफ कहीं पे आ नहीं सकता, आएगा तो सिर्फ यहाँ पे आएगा। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। सो डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कार्बन एटम से 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट दूर होगा। अगर मुझे पूछा जाता कि ऑक्सीजन एटम से कितना दूर है तो मैं क्या करता, ऑक्सीजन एटम पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पुट करता। अगर ऑक्सीजन एटम पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पुट करता और कार्बन एटम यहाँ पे रख देता, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसके हिसाब से ही मुझे फिर आंसर्स मिलते हैं। गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज फिजिकल लोकेशन जो है, फिजिकल लोकेशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आप सिस्टम कैसे भी रखो, कार्बन एटम से सेंटर ऑफ मास 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट ही दूर होगा। अगर आप ऐसे रखोगे तो इस तरफ से शायद उसका डिस्टेंस होगा, यहाँ पे रखोगे तो इस तरफ से डिस्टेंस होगा, लेकिन होगा 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट दूर ही कार्बन एटम से, ठीक है ना। और ऑक्सीजन एटम से रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल करके देखते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस। पार्टिकल्स ऑफ मासेस मींस पॉइंट मासेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मासेस इज 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम और 10I, 10J एंड 10K, यानी वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये x डायरेक्शन में 10I मींस ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ये y डायरेक्शन में जा रहा है, ये z डायरेक्शन में जा रहा है। सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, अगर एक जगह पे है तो हमें सेंटर ऑफ मास पता है कि एक जगह पे होगा, लेकिन अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। बहुत इजी है, मेरे पास फार्मूला है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का, ठीक है ना। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का मुझे पता है, यानी ये इससे अगर मैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल सकता हूं तो मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे ये फॉर्मूला मिलता है। लेकिन अब मुझे पता है dr/dt इज नथिंग बट v, dr1/dt इज नथिंग बट v1 एंड dr2/dt इज नथिंग बट v2। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। दैट्स इट, इतना इजी है, इतना इजी है। सो उसको सॉल्व करो, आपको m1 की वैल्यू पता है, आपको v1 की वैल्यू पता है, आपको m2 की वैल्यू पता है, आपको v2 की, जो भी है पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। सो यहाँ पे आपको ये पॉसिबल है करना, सो डू इट। उसके बाद उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलना चाहिए 2I प्लस 3J प्लस 4K। सर यहाँ पे हमें जो वेलोसिटीज है सो सिर्फ एक एक ही दी हुई है, तो यहाँ पे अगर एक एक वेलोसिटी दी है तो आपको 2 वेलोसिटी कहाँ से मिली, तो 2 वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें हम लोग। सो याद रखना कि यहाँ पे अगर एक वेलोसिटी दी है तो दूसरी वेलोसिटी कंसिडर है 0, कि हाँ 0 पे था, ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब उसकी वेलोसिटी इतनी इतनी है। सो यू कैन फाइंड इट आउट, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ट्राई करो, आपको आंसर ये मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जस्ट मैसेज मी, सो आई विल जस्ट पुट द सॉल्यूशन ओवर हियर। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं कि 4 मास सिस्टम है, ठीक है ना। इस 4 मास सिस्टम में चारों मासेस का वैल्यू है 8, 2, 2, 4, ठीक है। सो ये जो मासेस हैं इनकी वैल्यूज 8, 2, 2, 4 kgs हैं। वो ABCD नाम के एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखी हुई है। सो वो जो कॉर्नर स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर का उसका डायगोनल है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए से सेंटर ऑफ मास आपको पूछा है। तो ये सपोज आपका जो भी स्क्वायर है वो स्क्वायर है, ठीक है ना। उसका लोकेशन ABCD उसके कॉर्नर्स हैं, ABCD उसके कॉर्नर्स है और उसका आपका डायगोनल दिया हुआ है। तो मैं ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे पुट करूंगा, ए पे पुट करूंगा। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ए पे पुट कर दी तो डी जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, बी वाई एक्सिस पे आ जाएगा और सी जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। अब यहाँ पे कंसिडर करके चलो, मुझे डायगोनल दिया हुआ है, ये सारे जो है 1, 2, 3 सारी साइड्स कितनी है, मैंने एक्स कंसिडर की। डायगोनल 80 दिया हुआ है, अगर डायगोनल 80 दिया हुआ है तो कैन यू फाइंड आउट एक्स।
आप x फाइंड आउट कर सकते हो, तो x फाइंड आउट करो, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो ये अगर ओरिजिन पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स x0, इसके कोऑर्डिनेट 0x और इसके कोऑर्डिनेट xx। ठीक है, तो इसका मतलब x मिल जाता है, इसका मतलब मुझे इसका ये वाला जो d पॉइंट है इसका r निकाल सकता हूँ मैं, c का r निकाल सकता हूँ, d का r निकाल सकता हूँ। तो तीनों r निकाल लिए मैंने। तो तीनों r निकालने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप्स मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल। सबसे पहले फाइंड x फाइंड आउट कर दो, x फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। उसके बाद फाइंड RA, यानी a का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, B का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, C का डिस्टेंस फ्रॉम द, टू बी प्रिसाइज लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन एंड D का लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन। ये 4 लोकेशन फाइंड आउट करो। उसके बाद यूज सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला टू फाइंड R कॉम, ठीक है ना। R कॉम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे आपको R कॉम का फॉर्मूला मीन्स कौन सा फॉर्मूला, R कॉम इज इक्वल टू RCOM, टू बी प्रिसाइज RCOM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इसके हिसाब से फाइंड आउट करो। M1 यहाँ पे इंस्टेड ऑफ M1 आपको क्या लिखना पड़ेगा, MA MB MC MD, RA RB RC RD पुट करो, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकाल दो। आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए, आपका इतना फाइनल आंसर मिलना चाहिए आपको। एंड उसका डिस्टेंस निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज नथिंग बट 30 सेंटीमीटर, यानी आपको ये फाइनल वैल्यू मिलनी चाहिए। वो एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा आपको, इस पूरे प्लेन में यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा। यू कैन फाइंड इट आउट। सो ये फाइंड आउट करो। आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो जस्ट टेल मी कि कैसे क्या प्रॉब्लम आया आपको, लेकिन यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करनी है आपको। फॉर्मूला पहले पुट करना है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद RA RB RC RD की वैल्यू निकालनी है, IJK फॉर्मेट में निकालनी है, उसके बाद R कॉम के फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करनी है। खत्म, आपको आंसर फॉर श्योर मिल जाना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग COM, सेंटर ऑफ मास से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चोजन, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि फिजिकल लोकेशन जो होता है, फिजिकल लोकेशन उसका वही रहता है, आप कैसे भी उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम का लोकेशन चेंज करो। उसके बाद दूसरा, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। फॉर एग्जांपल, आपको अगर बोला गया मैंने कि एक रॉड कंसिडर करो, रॉड का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो यूनिफॉर्म है, यानी पूरे के पूरे सभी जगह पे रॉड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। लेकिन आपको मैंने बोला कि रॉड है, लेकिन रॉड जस्ट रॉड नहीं है, बेसबॉल की बैट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको इमेजिन करने को बोला, तो इट विल नॉट बी एट द सेंटर, तो वो चेंज हो गया। सो सेम लेंथ का रॉड और बेसबॉल की बैट, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग होने की वजह से उनका सेंटर ऑफ मास अलग अलग बन जाता है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप पे डिपेंड होता है, और दूसरा किस पे डिपेंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड होता है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट, in the symmetrical bodies in which the distribution of mass is homogeneous, the center of mass coincide with the geometrical center or center of symmetry of the body। यानी अगर आपकी बॉडी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन मींस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके डिस्क है, डिस्क का अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। रॉड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। अगर क्यूब है, ठीक है ना, तो क्यूब है तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास उसके जो भी बॉडी डायगोनल्स हैं वो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे होगा, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा। अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाली जो शीट है, स्क्वायर शीट है, तो वहां उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो उसके डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पे होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है ना, तो इनको ठीक से देख लेना कि ये यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ स्फीयर पे होगा, सॉलिड स्फीयर तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सेंटर पे होगा। तो आप ठीक से देख लो कि यहाँ पे कहाँ पे होगा। एकदम एंड में जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंड में कोन और पिरामिड, तो ये आपको प्रूव करना है। विल सी कैसे प्रूव किया जाता है, लेकिन ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। The center of mass changes its position only under the translatory motion, यानी सेंटर ऑफ मास जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट होता है तभी मूव होता है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की कोई भी मोशन नहीं होती, इट इज एट रेस्ट। इसके आगे वाला जो सेंटेंस है मैं बोलने वाला हूं, आप ठीक से देखो। अब कंसिडर करके चलो कि एक डिस्क है,
तो डिस्क के सेंटर पे आप बैठे हुए हो, डिस्क के सेंटर पे आप बैठे हुए हो और आप डिस्क को देख रहे हो, सेंटर पे आप बैठे हो और डिस्क को देख रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी की पूरी जो बॉडी है, बॉडी का हर एक पॉइंट जो है वो आपके अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड यू आर एट रेस्ट। यही होता है सेंटर ऑफ मास के वक्त कि सेंटर ऑफ मास चेंजेस पोजीशन ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ऑफ द रोटरी मोशन ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यानी अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो बेसिकली सारे जो पॉइंट ऑफ मासेस है इन दैट बॉडी आर मेकिंग द सर्कुलर मोशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास। If the origin is the center of the mass, then the center of mass movements of the masses of the system about the center of mass is zero। यानी ऑब्जेक्ट का जो भी ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे अगर सेंटर ऑफ मास रखा है आपने, तो सारे रिमेनिंग ऑब्जेक्ट जो है उसके अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब उनका मूवमेंट भी जीरो है। इसलिए यहां पे बोला जाता है कि द मोमेंट्स ऑफ द मासेस ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये तो प्रूव अभी बोला, आपको प्रूव किया v कॉम इज इक्वल टू, यानी v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दूसरा एक ऑब्जेक्ट देखा जाए, दूसरा एक पार्ट इसका देखा जाए कि इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ये मिल जाता है मुझे। सो इट इज वेरी इजी, इट इज प्रेटी इजी। ठीक है, सो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है जिसमें जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में कहा कि ऑब्जेक्ट्स का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उस बॉडी का जो भी सिमेट्रिक बॉडी सेंटर होता है, दैट बॉडी सेंटर इज बेसिकली प्रोवाइड्स यू द सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। लेकिन अगर नहीं है तो, यानी अगर सर्कुलर रिंग जो है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका मास सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो और थोड़ा सा पढ़ो, फ्रॉम द एच.सी. वर्मा में पढ़ने की कोशिश करो सेंटर ऑफ मास के बारे में। ट्राई टू रीड इट फ्रॉम एस.एल. अरोरा में से भी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, एनसीईआरटी में से भी पढ़ने की कोशिश करते हो। ट्राई टू रीड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के सिग्निफिकेंस के बारे में रीड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में विल सॉल्व सम एग्जांपल्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ये ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की। थैंक यू।